दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे थे जल परिवहन का, और जल परिवहन में हमने जल परिवहन के प्रकारों के बारे में हम बता रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जल परिवहन जो होता है, सब जानते हैं जल परिवहन क्या होता है। ऐसा परिवहन जो कई समुद्रों को वाहन, जो कि आपके जहाज होते हैं, उन जहाज़ों के माध्यम से कई समुद्र या फिर महाद्वीपों के दोनों छोरों को जोड़ने का काम करता हो और यात्री माल वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हो। देखिए, इसमें हम पढ़ रहे थे जल परिवहन के प्रकारों के बारे में। मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे जल परिवहन। एक तो होता है समुद्री मार्ग द्वारा, एक होता है तटीय नौ परिवहन द्वारा, और एक होता है आंतरिक जल मार्ग द्वारा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समुद्री मार्ग के बारे में बता दिया था कि कितने समुद्री मार्ग हैं और उन समुद्री मार्गों से यातायात होता है। आज हम पढ़ेंगे तटीय नौ परिवहन। तटीय नौ परिवहन क्या होता है, और तटीय नौ परिवहन में वो 2 नहरें कौन सी है जो कि मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पिछले वीडियो, अगली वीडियो के अंदर जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आंतरिक जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाल लेंगे दूसरा पॉइंट, तटीय नौ परिवहन। अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मैंने इसका पूरा विस्तृत वर्णन कर रखा है। ठीक है, आज हम बात करते हैं तटीय नौ परिवहन की। देखिए, तटीय नौ परिवहन होता क्या, तो सुन लीजिए। आपके 2 नहरें हैं इसके अंदर। एक तो है स्वेज नहर और एक है पनामा नहर। मैं लिख देता हूं इसके अंदर, ठीक है। तटीय नौ परिवहन। अब ये तटीय नौ परिवहन जो है वो विश्व स्तर पर है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि विश्व की प्रमुख तटीय नौ परिवहन कौन सी है, तो मैं बता दूं आपको। पहला तो है स्वेज नहर और दूसरी है पनामा नहर। ये 2 नहरें ऐसी है जो आपके तटीय नौ परिवहन से संबंधित है, और ये विश्व की प्रमुख तटीय नौ परिवहन है, स्वेज नहर और पनामा नहर। ठीक है, ये दोनों ही नहर, मैं कहूंगा कि ये दोनों नहर, स्वेज और पनामा, दोनों ही नहर मनुष्य द्वारा निर्मित है। मतलब इसे किसी प्रकृति ने नहीं बनाया, मानव ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और यहाँ पर नौ परिवहन का कार्य होता है, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रीमर, नाव जो है उस नहर में चलती है, इन दोनों नहरों में। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, ये पूर्व और पश्चिम विश्व के दोनों के लिए प्रवेश द्वार का काम करती है। ठीक है, मतलब पूर्व दिशा हो चाहे पश्चिम दिशा हो, विश्व के दोनों दिशाओं से आपके प्रवेश द्वार का काम आपकी ये दोनों नहरें करती है। मैं इसको मेंशन कर देता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहीं से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। क्या लिखोगे तटीय नौ परिवहन में, कि विश्व की तटीय नौ परिवहन जो है वो है स्वेज नहर और पनामा नहर। ये दोनों नहरें मनुष्य निर्मित है, मतलब इसका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया। आगे बात में, और ये दोनों नहरें अच्छे नौका वाहन की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब यहां पर छोटी बड़ी स्टीमर, नावें जो है चलती है। ठीक है, जो कि अब मैंने बताया था दिशाओं के बारे में, जो पूर्वी व पश्चिमी, ठीक है, चाहे वो पूर्व दिशा हो चाहे वो पश्चिम दिशा हो, विश्व के दोनों ओर से प्रवेश मार्ग का कार्य करती है। आगे बात समझ में, तो मतलब आपके जो तटीय नौ परिवहन है, इसमें स्वेज नहर और पनामा नहर है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है। पहली बात तो ये, इसका निर्माण मानव ने किया, मनुष्य ने किया, इसलिए ये कृत्रिम नहर है। और ये एक अच्छे नौका वाहन के लिए भी प्रसिद्ध है, सुविधाएं देती है आने जाने के लिए। और तीसरी चीज ये कि यह पूर्व और पश्चिम जो दिशा है, इस दिशा से विश्व के दोनों ओर से प्रवेश मार्ग का, मतलब अंदर आने का एक रास्ता भी प्रदान करने का कार्य आपके स्वेज और पनामा नहर दोनों देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वेज नहर की, कि स्वेज नहर फिर पनामा नहर को लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वेज नहर का वर्णन करेंगे। ठीक है, स्वेज नहर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्वेज नहर के बारे में कि स्वेज नहर कैसे बना, कब बना और क्या फायदा लोगों को देती है।
सरकार की अर्थव्यवस्था में स्वेज नहर का क्या योगदान है, बात कर लेते हैं। देखिए स्वेज नहर जो है, इस नहर का निर्माण किया गया था 1869 में, ठीक है, लिख देंगे। इस नहर का निर्माण 1869 में, आप सुनिए कहां पर, मिस्र में, ठीक है, कहां पर, मिस्र में। अब मिस्र में भी किस जगह, सुन लीजिए, उत्तर में पोर्ट सैयद, उत्तर में, ध्यान से सुनना, उत्तर में कौन सा, पोर्ट सईद, क्लियर। उत्तर में तो पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज, एवं दक्षिण में पोर्ट स्वेज। अब ये पोर्ट स्वेज क्या है, इसको आप बोल सकते हो स्वेज बंदरगाह, ठीक है, मतलब आपका जो स्वेज क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक बंदरगाह है, स्वेज बंदरगाह, ठीक है, स्वेज बंदरगाह। आपकी किताब में लिखा हुआ है पत्न, मैं पत्न भी लिख देता हूं, पत्न का मतलब यहां पर बंदरगाह से संबंधित है, ठीक है, के मध्य। अब यहां पर दो सागर आपस में जोड़ने का काम करती है नहरें, एक तो भूमध्य सागर और एक लाल सागर। इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्वेज नहर करता है, ठीक है। मध्य भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का कार्य यह नहर करती है। आगे बात समझ, एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिए। देखिए इस नहर का निर्माण किया गया था 1869 में, मिस्र में किया गया था, जो कि उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज, मतलब स्वेज बंदरगाह तक, आपके मध्य में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के उद्देश्य से इस नहर का निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन और पहला पैराग्राफ हो गया, और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का काम करता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना, और इसे मोस्ट लगा लीजिए, वेरी मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा मैंने अभी, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का काम करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। अब आगे सुनिए, यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, स्वेज नहर। कहां पर, यूरोप को हिंद महासागर में, ठीक है, मतलब यूरोप वासी जो लोग हैं वो हिंद महासागर में आसानी से इस नहर के माध्यम से आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यह यूरोप को हिंद महासागर में, ठीक है, यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग प्रदान करती है। आगे बात समझ, ये नहर इस काम है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस स्वेज नहर से और भी कई फायदे हैं, और इसकी विशेषताएं भी मैं आपको बता दूं। यह जल बंधकों से रहित, कोई जल बंधक नहीं है इसके अंदर, समुद्र के बराबर बराबर ये नहर बहती है, और लगभग 160 किलोमीटर तो लंबी है, और 11 से लेके 15 मीटर गहरी है, ठीक है। और इस नहर से प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं, और इस नहर को पार करने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। आगे बात समझ में, ये भी हम मेंशन करेंगे, इसको भी उतारेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए क्या विशेषता बताई मैंने, सबसे पहले यह जल बंधकों से रहित, ठीक है, किसी प्रकार का जल बंधक इसमें नहीं होता है, लिखेंगे यह जल बंधकों से रहित, समुद्र के बराबर बराबर क्या करती है, चलती है या फिर बहती है, ठीक है, बराबर बराबर नहर है, क्लियर। यह अब कितना किलोमीटर लंबी है, मैंने बताया आपको 160 किलोमीटर तो लंबी है, यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी व अब इसकी गहराई कितनी है, 11 से 15 मीटर, 11 से 15 मीटर गहरी है। आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे सुनिए, इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं, लिखेंगे
इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। ठीक है, आने जाने का कार्य, ये आवागमन मतलब जो जलयान नाव है, जहाज है, छोटे मोटे जो होते हैं, वो प्रतिदिन 100 जलयान रोज के यहां से गुजर जाते हैं। ठीक है, और इस नहर को पार करने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन्हें, इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नील नदी से, अगर मैं नील नदी की बात करूं तो नील नदी से एक नौकायान ताजा पानी की जो नहर है वो स्वेज नहर से जाकर इस्लामिया एक क्षेत्र है वहां पर जाके मिलती है। ठीक है, जिससे पोर्ट सैयद और स्वेज नगरों को ताजा पानी की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। इसको भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की झील। ठीक है, नील नदी से एक, ठीक है, एक आपके नौगम्य ताजा पानी की झील। ठीक है, आप नहर कह दीजिए, नहर झील नहीं कहेंगे, नहर बोलेंगे, कोई नहर बहती है, झील एक जगह रहती है, नहर। दोबारा सुनिए, नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर। अब ये नहर स्वेज नहर में मिलती है और कहां पर, इस्लामिया में। ठीक है, नहर स्वेज नहर से इस्लामिया में मिलती है। अब इसके मिलने से क्या फायदा होता है, इससे मिलने से फायदा होता है पोर्ट सैयद और स्वेज नगर जो है, दोनों जगहों को, पोर्ट सैयद और स्वेज नगर को ताजा पानी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लिख देंगे, जिससे पोर्ट सईद व स्वेज नगर को ताजा पानी की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो इतना सा आपको वर्णन इसमें करना है। समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, 1869 के अंदर। कहां पर हुआ, मिस्र में। उत्तर में पोर्ट सैयद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज। ठीक है, मतलब पोर्ट जो स्वेज नगर है उस नगरों को जोड़ने और मध्य में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के उद्देश्य से इस स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और आपके जो यूरोपवासी है वो हिंद महासागर में एक नवीन मार्ग भी प्रदान करने का कार्य करते हैं। मतलब यूरोपियन लोग जो है हिंद महासागर में आसानी से इस नहर के द्वारा आ जाते। जलबंधक रहित है, समुद्र के बराबर ये नहर चलती है, लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर क्या है, गहरी है। आगे बात समझ में। प्रतिदिन 100 जलयान यहां से गुजरते हैं, पार करने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, और लास्ट लाइन मैंने बताई कि नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर निकलती है जो स्वेज नहर से इस्लामिया से में जाकर मिल जाती है। फायदा क्या है, पोर्ट सईद और स्वेज नगर को ताजा पानी मतलब मीठा पानी आसानी से मिल जाता है। तो ये है आपका स्वेज नहर आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पनामा नहर की। वही इस तरीके से वर्णन करेंगे, उसका निर्माण कार्य, कौन से दो सागर को जोड़ने का प्रयास किया गया उसको भी देख लेते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक डाल दिया मैंने पनामा नहर के बारे में। देखिए, पनामा नहर की विशेषता क्या है। देखिए, यह नहर जो है पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो पहली लाइन अपनी ये हो गई, क्या लिखेंगे, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, ठीक है, आपके पूर्व दिशा में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इस महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर, ठीक है, को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि आपका जो भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ता है, उसी तरीके से स्वेद नहर में तो भूमध्य सागर लाल सागर जुड़ता है, और पनामा नहर में कौन से सागर जुड़ते हैं? महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जिसके अंदर दोनों ओर से 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद लिया गया और वहां पर एक नहर मंडल का नाम दे दिया गया, मतलब उस एरिया को बढ़ाया गया। इस नहर की अगर लंबाई की बात करें तो कम से कम 72 किलोमीटर तो लंबी है और 12 किलोमीटर कम से कम इसकी गहरी कटान युक्त मतलब गहराई है। आगे बात समझ में, इस नहर में कुल 6 जल बंधक बने हुए हैं, जबकि आपके स्वेज नहर में कोई जल बंधक जैसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो तो समुद्र के पैलर पैलर चलती है स्वेज नहर। लेकिन यहां पर जो जलबंधक है, मतलब जलबंधक का मतलब होता है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की एक प्रक्रिया होगी। ठीक है, बांध इकट्ठा करके पानी को फिर आगे बढ़ाना, फिर आगे बढ़ाना, इस प्रक्रिया से। लेकिन उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहां पर तो केवल समुद्र के पैदल पैदल चलती है स्वेज नहर। इसमें 6 जलबंधक तंत्र बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखना क्या है। पहली चीज तो मैंने लिख ही दी आपके सामने कि पनामा नहर जो है ये पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अब आपको क्या लिखना है सुनिए, इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार, ठीक है, इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य। अब आप पूछोगे ये सर ये क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है? जल डमरू मध्य जमीन की आकृति कैसी होती है? डमरू जैसी होती है, ऐसी ऐसी आकृति जल डमरू। आपका जो शिव जी का जो डमरू होता है उस डमरू जैसी आकृति जो है जमीन की होती है। अब वो कहां पर है? इसका निर्माण पनामा जल डमरू, मतलब पनामा एक शहर है, वहां पर जल डमरू मध्य जैसी जमीन है, उसके आर पार। ठीक है, इस जल डमरू पनामा जल डमरू के मध्य आर पार पनामा नहर, एक है पनामा नहर, एवं दूसरा वर्ड क्या है? कोलोन के बीच, कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पनामा नहर और कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह कार्य किया गया था। ठीक है, के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, 2 महासागर को तो जोड़ती है, साथ में ये निर्माण कार्य जो किया गया था वो पनामा जल डमरू के मध्य आर पार पनामा नहर और कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आसपास के एरिया की, जिसमें क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, मतलब इस सरकार ने क्या किया, जो अमेरिका ने क्या किया कि इसके आसपास के 8 किलोमीटर के क्षेत्र को खरीद लिया गया और उसे नाम दिया गया नहर मंडल। ठीक है, जिसमें 8 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को खरीदकर या खरीदा वह उसे नहर मंडल नाम दिया। क्या नाम दिया? नहर मंडल। आसपास के क्षेत्रों को बढ़ाया गया, 8 किलोमीटर के एरिया के बढ़ने से वो क्षेत्र जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया स्थापित हो गया, जिसे हम बोलते हैं नहर मंडल का नाम इन्होंने दिया। ठीक है, इस नहर की लंबाई की बात कर लेते, मैंने बताया था 72 किलोमीटर लंबी। ठीक है, इस नहर की लंबाई 72 किलोमीटर। वह अगर मैं बात करूं गहराई की तो 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। वह 12 किलोमीटर लंबी गहरी कटान युक्त है। ठीक है, मतलब 72 किलोमीटर तो लंबी हो गई और गहराई इसकी बात करें तो 12 किलोमीटर तक चले जाइए, गहरी कटान युक्त आपकी ये नहर है। ठीक है, मैंने फिर बताया था आपको इस नहर में कुल 6 जलबंधक है। ठीक है, कुल 6 जलबंधक तंत्र
बने हैं, ठीक है, जो पानी को एक स्थान से आगे की ओर बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ने का काम करती है, महासागरों को, अटलांटिक और प्रशांत। ठीक है, इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नहर और कोलोन के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें 8 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को खरीदा गया, उसे नहर मंडल नाम दिया गया। ठीक है, इस नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर और 12 किलोमीटर लंबी गहरी कटान से युक्त, मतलब 72 किलोमीटर तो लंबी है और उसी 72 किलोमीटर में 12 किलोमीटर का एरिया जो है बहुत ही गहरी कटान से युक्त ये नहर है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र बने हुए हैं जो पानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे और भी है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस पनामा नहर से क्या फायदा हुआ है, किस तरीके के फायदे इस नहर से मिले हैं। देखिए इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य की जो दूरी है वो 13,000 किलोमीटर दूरी क्या हो गई, कम हो गई। यह सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, लिख देंगे, क्या लिखना है, इस नहर के द्वारा कौन से दो क्षेत्र जो कि बहुत बड़े हैं, द्वारा समुद्री मार्ग, जो कि आपका समुद्री मार्ग है, उस समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क जाता है, से न्यूयॉर्क व एक क्षेत्र है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के मध्य। अब वो मध्य कितनी दूरी है, 13,000 किलोमीटर की दूरी कम करती है। ये देखिए सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि इस नहर के द्वारा जो समुद्री मार्ग जा रहा है और वो समुद्री मार्ग आपका न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को से वो मार्ग जुड़ रहा है, तो ये नहर क्या काम करती है भाई, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की दूरी कितनी है, 13,000 किलोमीटर। ये 13,000 किलोमीटर इस नहर के कारण क्या हो गई, कम हो गई। ये सबसे बढ़िया फायदा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं और कौन कौन से क्षेत्र जुड़ते हैं वो देखिए, इसी प्रकार अब इसी प्रकार और कौन कौन क्षेत्र, एक पश्चिमी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप और दूसरा क्षेत्र आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट और संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट आपस में जुड़ता है। ठीक है, इस नहर से। दूसरा उत्तरी पूर्वी, आपका जो उत्तरी पूर्वी और मध्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भाई, ये नहर जो है पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ता है। दूसरा उत्तरी पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य जो अमेरिका है और इसके अलावा पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी तथा पूर्वी व आपका कौन सा जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, अब देखो कितने एरिया आपस में जुड़ रहे हैं कि मध्य दूरी को क्या करता है, कम करता है, कम करती है ये नहर। दोबारा सुन लीजिए, इस प्रकार अब ये क्षेत्र जो है किन किन क्षेत्रों की दूरी कम कर रही है और आपस में जोड़ने का काम कर रही है। इतनी जल्दी आपको इन क्षेत्रों में पहुंचा देती है ये नहर, आपको पश्चिमी यूरोप पहुंचाएगी, फिर वहां से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ता है, फिर उत्तर पूर्वी और फिर मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को और पूर्वी व पश्चिमी आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, इसके मध्य की जो दूरी है इस नहर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बेनिफिट आपके इस नहर से मिलती है। इस नहर का आर्थिक महत्व की बात करें तो स्वेज नहर से थोड़ा कम है। ठीक है, पनामा नहर इतना अर्थव्यवस्था को योगदान नहीं देती जितने की स्वेज नहर देती है, परंतु दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात सन में इसको मेंशन कर दीजिए। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर से कम है, परंतु दक्षिणी कौन सा, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका
की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्लियर? ये कंप्लीट होता है हमारा पनामा नहर के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया, स्वेज नहर में दो सागर जुड़ते हैं, लाल सागर, भूमध्य सागर। वैसे ही आपके पनामा में कौन से दो महासागर जुड़ते हैं? पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य पनामा नहर करती है। दोनों साइड, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को याद कर लेना। उधर भूमध्य सागर, लाल सागर, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, इसी के साथ में हमारा तटीय नौ परिवहन कंप्लीट होता है। इसमें आज हमने पढ़ लिया है स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।